एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है वो तीसरा कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना शुरू करी थी उसमें जैसा डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि कोई भी समाज अच्छा समाज तभी बनता है जब वहाँ की महिलाएं शिक्षित हों और बराबर का इंसान उनको समझा जाए समाज। आज हम देख रहे हैं कि लड़कियाँ पढ़ाई में भी और हर क्षेत्र में लड़कों के बराबर ही नहीं, लड़कों से आगे हैं। इंफ्रा को लेकर या अन्य सुविधाओं को लेकर ग्रामीण और शहरी स्कूलों में सुविधाओं के स्तर पे या अन्य गुणवत्तापूर्ण कार्यों में हम काफ़ी अंतर देख पाते हैं। कैसा है और कैसा होगा, अच्छा होगा या खराब होगा, उसमें सबसे बड़ा जो भूमिका है वो शिक्षक की है। वरिष्ठ IAS अधिकारी श्री अशोक गर्ग जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं और जिला शिक्षा अधिकारी हिसार के विभिन्न खंडों के शिक्षा अधिकारी कर्मचारी संगठनों के मुताबिक हमारे सामाजिक शिक्षक इसमें ऐसा कार्यक्रम है बेटियों का सम्मान, शिक्षकों की एकजुटता और समाज में शिक्षा का महत्व, इन तीनों का एक सुंदर संगम देखने को मिला। शिक्षक सम्मान समारोह के नाम से आयोजित किया गया सितंबर 2017 में और इसके चीफ गेस्ट गुरु जलेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री टकेश्वर कुमार। इस टीम का दूसरा कार्यक्रम सितंबर 2018 में किया गया और इसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रिया कंबोज हरियाणा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है वो तीसरा कार्यक्रम को टीम ने सिलेक्ट किया है तो शब्दों की गिनती और नंबर करते हुए मैं इस आयोजन में मौजूद सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा और टीम की सभी साथियों को कोटि साधुवाद जिन्होंने इस आयोजन में सहयोग किया। आभार, धन्यवाद। She said the sky has no outline. She was told silence suits you well, but her words became stories. The world will to the laboratories. Women have crossed new frontiers. Do you know Captain Abhilasha Barak, the first woman combat aviator of Indian Army, Isha Sangwan, Tamanna, Harshita Karyan, Major Karamjit, providing their services in Indian defense system belong to Haryana, and I feel personally that it's a matter of pride for all of us. I recollect the word of Michelle Obama, there's no limit to what we
as women can accomplish. If we talk about leadership, women are not ruling with fear, but with faith. Leave no stone unturned to make their mark in every field, whether it's business and entrepreneurship, art and culture, social work or activism. Falguni Nair built Nykaa from scratch at the age of 50, and she became the billionaire also. Kiran Majumdar, Shah, Upasana Taku, Vinita Singh, Lata Mangeshkar, Shreya Ghoshal, Dr. Kiran Bedi, India's first IPS woman, Kalpana Saroj, Lakshmi Agarwal, Sudha Murthy proved that not every hero wears a cap. Some wear compassion by showing that great beats fate. 27 साल पहले मेरा सौभाग्य है इसी स्कूल में एक संस्था चलती थी कैटी, जहाँ अध्यापक प्रशिक्षण शिविर चलता था। उसमें हमने यहाँ से ट्रेनिंग की। तो उस बात भांबू जी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विभिन्न स्कूलों से आया हूँ कि इसने ऐसे एक विषय को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। मेरा एक बात और उसके लिए अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा करोगे। कोई भी लड़की बताए कि 200 साल पहले पैदा हुई होती तो तुम्हारा लड़कियों का जीवन कैसा होगा? ऐसा ही होता जैसा आज है, इससे अच्छा होता ना? अच्छा नहीं होता, खराब होता। क्या खराब होता? बताओ शाबाश। तुम्हें जब ये पता है कि खराब होगा तो कारण भी पता होगा क्या खराब होगा। दामन होता पर कितनी पड़ी हुई होती है? 0। मैडम को बुरा लग जाएगा। अच्छा, तो उस समय सावित्रीबाई फुले ने ये कहा कि लड़की स्कूल में जाएगी तो धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार है। और उन्होंने लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे संस्कार में ये थे कि लड़की को स्कूल में नहीं जाना चाहिए। तो हमारे समाज ने उस टाइम उनका विरोध किया, कहा कि तुम समाज के संस्कारों के खिलाफ काम कर रही हो, हमारी परंपराओं के खिलाफ काम कर रही हो, तुम धर्म के खिलाफ काम कर रही हो। और उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, उनका उनके पति का ज्योतिबा फुले सोशल बायकॉट कर दिया, सामाजिक बहिष्कार कर दिया। गांव के लोगों की मौजूद पंचायत में इकट्ठी हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम बेशक हुक्का पानी बंद कर दो, जो बात सही है वो सही बात कहूंगी, डरती नहीं। तो उस हुक्का पानी का उस टाइम इतना डर लगता था कि जो ज्योतिबा फुले के पिता थे उन्होंने भी उन दोनों को, ज्योतिबा को और सावित्रीबाई फुले को, अपने घर से निकाल दिया। सोचो, वो घर से उनका दोस्त था ज्योतिबा का, उस्मान, मुसलमान, उसके पास रहे वो, और उसकी बहन थी फातिमा। तो सावित्रीबाई फुले और फातिमा ने मिलकर लड़कियों का स्कूल शुरू किया। वो तो लड़कियों को पढ़ाती थी और समाज कहता था ये समाज के खिलाफ, धर्म के खिलाफ काम कर रही है।
तो अपने स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो समाज के लोग उन पे कीचड़ फेंकते थे और उसको पता था कि कीचड़ फेंकेंगे, इसलिए वो एक साड़ी साथ में लेके जाते थे। उनकी पिटाई भी हुई। फिर भी उन्होंने, क्योंकि उनको ये लगता था कि मैं सही काम कर रहा हूँ, चाहे परंपराएं कुछ कहती रहें, संस्कार कुछ कहते रहें, और जो संस्कार और परंपराएं हमारी जिंदगी को नर्क बनाती हैं वो अच्छी नहीं है, उनको बदलना चाहिए। मानव का जो इतिहास है उसमें सबसे अच्छे टाइम में तुम पैदा हुआ, नहीं तो इससे पहले पैदा होते या उससे पहले होते तो जिंदगी इतनी अच्छी ना होती जितनी अब। हमारी परंपराओं और संस्कार की वजह से तुम्हें गुलाम की तरह जीना पड़ता है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि जो लगाया है टीम गुरु वंदना ने सावित्रीबाई फुले की फोटो लगाई, ये बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। और इन लड़कियों से आपसे मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह सावित्रीबाई फुले ने, उसने क्या किया, पहले तो सही गलत के बारे में सोचा कि सही क्या है और गलत क्या है, ये सोचना जरूरी है ना। उसको ये लगा कि लड़कियों को अनपढ़ रखना बुरी बात है, चाहे हम हमारे संस्कार कहते हो, चाहे हमारा धर्म कहता हो, चाहे परंपराएं कहती हो, लेकिन लड़कियों को अनपढ़ नहीं रखना चाहिए। तो पहले तो सोचना जरूरी है कि सही क्या है और गलत क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है। उनको लगा कि हमारी लड़कियों के साथ, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ, तो सही और गलत की पहचान करिए। उसके लिए अपने दिमाग से सोचा और उसके बाद जो सही लगा उस पर सारी जिंदगी तक डटी रही, दबाव में नहीं आई किसी ने भी, दब्बू नहीं बनी। तो ये चीज़ें हमें उनसे सीखने को मिलती है कि किसी की भी बात केवल इसलिए नहीं मान लेनी चाहिए कि ये बुजुर्ग कह रहा है या कहीं पर लिखा हुआ है, तो हमें सोचना चाहिए कि ये बात सही है या गलत है। और फिर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि सही को सही कह दें और गलत बात को गलत कह दें। तभी तो विकास होगा ना, तभी तो चेंज तभी होगा, परिवर्तन तभी होगा। बुजुर्गों की इज्जत हमें करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए बहुत अच्छे से, लेकिन उनके संस्कार या उनके आचार विचार यदि उसी हिसाब से चलते रहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी तो परिवर्तन कैसे आएगा। और तो साइंस आगे बढ़ गई। ये जो मेरे पिताजी थे उन्होंने तो टेलीफोन देखा ही नहीं था, तो टेलीफोन के बारे में उनको नहीं पता क्या चीज़ है। अभी मैं जवाहरलाल नेहरू का इंटरव्यू सुन रहा था, वो लंदन में गए थे और वहाँ पे BBC टेलीविज़न वालों ने उनका इंटरव्यू लिया था 1955-56 की बात। और उस समय तक हमारे देश में टेलीविज़न नहीं था, तो जवाहरलाल नेहरू उनको कह रहे थे इंटरव्यू शुरू करने से पहले, बोले मैंने टेलीविज़न के बारे में सुना तो है कि टेलीविज़न नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन इंटरव्यू पहली बार दे रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, टेक्नोलॉजी के साथ आपके विचार भी बदलते हैं,
संस्कार भी बदलते हैं, परंपराएं भी टूटती हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, रामलीला रामायण देखी होगी आपने, उसमें कोई बटन ही नहीं है, बटन है जो उनके कपड़े हैं, कोई सिली हुई शर्ट नहीं है, साइकिल भी नहीं है। साइकिल देखा आपने रामलीला में या रामायण में? कैसे घूमते थे वो लोग? या तो पैदल या घोड़ों पे, रथ पे घोड़े उनको जोतते थे। सुई नहीं होती थी उनके पास, सुई तब उस समय पता नहीं था, इसलिए कुछ नहीं सिला हुआ। और लड़ते कैसे थे? तलवारों से और तीर कमान से, दो ही चीज थी ना, या फिर वो हनुमान जी का सोटा। तो आज किसी में कितनी भी ज़्यादा ताकत हो और उस देश की सेना के पास अकेली तलवार हो और तीर कमान हो और दूसरे देश के साथ लड़ाई हो जाए तो जीत लेंगे? उनके पास बंदूकें हो, कौन जीतेगा? बंदूकों वाले या तलवारों वाले? हैं? बंदूकों वाले। तो टेक्नोलॉजी साइंस के साथ बदल गया ना। हम कई बार कहते हैं कि हम बहुत बहादुर थे, कहते हैं ना बहादुर थे, अब भी हैं, अब नहीं है। हमारे आदमी कहते हैं कि हम बहुत बहादुर थे। कभी तुमने सोचा कि हम इतने बहादुर थे, फिर भी थोड़े से अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया और इतनी दूर से आ गए? या तो बहादुर नहीं थे, डरपोक थे, या फिर कोई और कमी थी। सोचना ये बात आप ना, बच्चों को मैं कह रहा हूँ और बड़ों को भी, अपनी अपनी क्लास में अपने टीचर्स के साथ और आपस में डिस्कस करना। अंग्रेज किसी भी टाइम पे हमारे देश में 20,000 से फालतू नहीं रहे। अंग्रेजों की टोटल संख्या 20,000 से ज़्यादा कभी नहीं रही। और हमारी आबादी कितनी थी जब देश आज़ाद हुआ? उस टाइम हम 35 करोड़ थे। तो 20,000 ने 35 करोड़ लोगों को गुलाम बना रखा। कोई बताएगा क्यों बना रखा था, कैसे बना रखा था? है बेटा, कोई नहीं, शाबाश, खड़े हो गए। भारतीयों में शिक्षा और एकता नहीं सही है। शिक्षा से क्या मतलब है? हुए थे, उन्होंने उसी चीज का सिर्फ इस्तेमाल किया। उसके बाद धर्म के नाम पर जो हमारे विभिन्नताएं थी उसका इस्तेमाल किया और धर्म के नाम पर बांटते रहे और आज तक हम बांटते ही। एकता तो विभिन्नत जो थी पहले जो था उसी पे काम करके उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। डिवाइड एंड रूल मेरे ख्याल में 1800 के बाद डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला उन्होंने बनाया। उनके 1800 से पहले तक जो धार्मिक एकता थी वो भारत में मौजूद थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो प्लान ने कहा शिक्षा और एकता मूल पॉइंट मुझे भी वही लगते हैं। निश्चित रूप से भारतीयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था, शिक्षा की नहीं थी। और जो राजा महाराजा थे उन्होंने देश हित को छोड़कर अपना जो हित था उसको प्रेफरेंस दी। अगर वो अपना स्वार्थ छोड़ के इकट्ठे होकर अपने
रह सकते थे। और आम जो पब्लिक थी वो अनएजुकेटेड थी, रेशनल नहीं थी, उनको सही पता ही नहीं लग रहा था कि ये जो राजा लोग, उनके जो बड़े लोग कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो एजुकेशन एंड यूनिटी, दे आर मेजर पॉइंट्स। थैंक यू सर। अब है एकता। तब कोई बड़ों को या छोटों को, बच्चों को एकता के बारे में बताओ। विचार की बात नहीं है, क्या आज एकता है? बताओ बेटा, शाबाश, क्यों नहीं है? राजनीतिक तौर पर और धर्म के आधार पर। तो क्या आज हम समझदार हो गए? ये लड़कियां पढ़ने तो लगी 200 साल पहले की तुलना में, लेकिन क्या उस हिसाब से समझदार भी हुए? आज भी क्या ऐसा नहीं लगता कि हम आपस में लड़ते हैं? लड़ते नहीं तो नफरत तो करते हैं, धर्म के नाम पे तो करते ही हैं, और जाति के आधार पे भी करते हैं। और जब वोट देते हैं तो ये वोट देने वाले बताएंगे इसी तरीके से देते हो कि ये मेरी जात का है या ये मेरे धर्म का है। तो कितना फर्क आया? तुम्हें क्या लगता है आज अंग्रेज हमें दोबारा गुलाम बनाना चाहिए तो क्या लगता है तुम्हें, बना सकते हैं नहीं बना सकते? हैं? अब हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी उनसे ज़्यादा हो गई, आप ये कह रही हो? नहीं। केवल विश्वास है, विश्वास का कोई आधार नहीं है ना? केवल विश्वास है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें अपनी पिछली गलतियों से सबक लेना चाहिए, और शिक्षा का मतलब केवल रटना नहीं है, चीज़ों को समझना, और ख़ास तौर से साइंस को। हथियार तो साइंस से बनते हैं, सारे टेक्नोलॉजी से बनते हैं। हमारे पास नहीं होगी तो हम तो बॉर्डर पे तो दूर चलाते रहेंगे, और इंग्लैंड वाले लंदन में बैठ के बटन दबाएंगे और हमारे ऊपर गोले फेंक देंगे। तो गोलों का असर ज़्यादा है बंदूकों का। हमारे सामने कोई आदमी नहीं होगा, वो तो वहाँ अपने कमरों में बैठ के गोले मारते रहेंगे। तो साइंस की ज़रूरत है, सही को सही, गलत को गलत कहने की ज़रूरत है, और सही पे डटने की ज़रूरत है। और सही पे डटोगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि भगवान तो एक ही है, और भगवान एक ही है तो ये जातियाँ भगवान ने तो बनाई नहीं। कोई बच्चा पैदा होके आता है तो क्या उसके माथे पे या कहीं पे मोहर लगी होती है कि ये जाट है, ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये वाल्मीकि है? कैसे पता चलता है? परिवारों से। तो जब भगवान ने नहीं बनाई तो फिर क्यों नफरत कर रहे? तो ये चीज़ों में हम सुधार करेंगे तो हमारे समाज में भी प्यार मोहब्बत होगी आपस में, और देश भी आगे बढ़ेगा। बाकी
पेरेंट्स को या माँ बाप को भी मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ाई में अच्छे ही हों। कई बार हो सकता है बच्चे का दिमाग किसी और एक फील्ड में ज़्यादा चलता हो, दूसरे में कम चलता हो, तो बच्चों का जहाँ जो करने का मन करता है वो इनको करने दें। सबको डॉक्टर इंजीनियर वही बनाना जरूरी नहीं है। तो बल्ब का पहली बार आविष्कार पूरी दुनिया में एडिसन ने किया था और इसी तरह की बहुत सी और खोजें की थी। तो एक बार वो बड़े वैज्ञानिक बन गए थे, अपने घर पे आए, पुराने गांव में घर पे, और माँ की एक पेटी थी, लोहे की पेटी, संदूक, उसका सामान निकाल रहे थे कि ये घर बेचूंगा। तो उसमें एक लिफाफा मिला उनको, माँ मर चुकी थी। जब उनको ध्यान आया कि ये लिफाफा उसकी, जब वो स्कूल में पढ़ता था तो उसके प्रिंसिपल ने उसको दिया था। प्रिंसिपल ने लिखा हुआ था एडिसन के बारे में कि आपका बेटा मंद बुद्धि है, इसका दिमाग आधा काम करता है, इडियट है, और इसको कुछ भी समझाओ कुछ समझ नहीं आता, इसलिए इसको घर रखो, पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। देखो ऐसा बच्चा जिसको स्कूल ने निकाल दिया और वो पूरी दुनिया का इतना बड़ा वैज्ञानिक है। तो इसलिए नंबरों का अपना महत्व है, लेकिन सारा कुछ नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है वो करें, जो चीज़ अच्छी लगती है उसी को अपने कैरियर के रूप में अपनाएं। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम टीम गुरु वंदना ने किया है। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह के प्रोग्राम आप करते रहेंगे और इस तरह से जो बच्चे अच्छा करते हैं उनका तो हौसला बढ़ाएंगे ही। मैडम ने ठीक कहा था, जो बच्चे किसी भी तरह से कमज़ोर हैं उन बच्चों का भी आप ध्यान रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चोरी, कला, योगिता, सुनीता, कोमल, ये बच्चे केरल में राज्य स्तर पर इन्होंने जिला का प्रतिनिधित्व किया। ये बच्चे पढ़ा है अन्वी, जीविका, योगिता और सुधा। इसके बाद कोमल, रामनिवास, डॉक्टर रामनिवास, गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल सीसवाड़, जूडो में इसने हिसार का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया। रवीना, डॉक्टर शिव कुमार, हाई कमांडो स्टेट लेवल पर भाग लिया। इसके बाद सानिया, डॉक्टर राजेश्याम, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीसवाड़, बॉक्सिंग में अपना लोहा बनवाया। इसके बाद सोनिका, डॉक्टर सिंह, PMC स्कूल संगठन। अनुरोध है अपने टीम इंचार्ज, टीम कोचेस और स्कूल के जो भी छात्रों को स्वागत। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और सादर नमन प्रणाम। आज आदमपुर खंड में टीम गुरु वंदना द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हमारे साथ हिसार रेंज के कमिश्नर आदरणीय अशोक गर्ग जी मौजूद हैं। तो सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर, टीम गुरु वंदना आप लंबे समय से जुड़ाव भी रहा। इस कार्यक्रम में जो मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को प्रोत्साहित करने का था, इसी को लेकर, क्योंकि आप सरकारी अधिकारी भी हैं, तो सरकार ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना शुरू की थी, उसमें आज एक लंबी यात्रा उसको हो गई है। तो उसमें आप शिक्षक, समाज और सरकार की क्या भूमिकाएं देखते हैं, अलग अलग ड्यूटी? तो मेरा ये मानना है कि जैसा डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि कोई भी समाज अच्छा समाज तभी बनता है जब वहाँ की महिलाएं शिक्षित हों और बराबर का इंसान उनको समझा जाए समाज में। तो मेरे ख्याल से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पीछे की भावना यही है
कि 200 साल पहले जो स्थिति थी हमारे समाज की, जिसमें लड़कियों को स्कूल में जाना जो है ना अच्छा नहीं माना जाता था, हमारे संस्कार उस समय के ऐसे ही थे। लेकिन सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाओं ने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया, उस समय के समाज का विरोध झेला, अपने गांव से भी निष्कासित हुए, अपने घर से निष्कासित हुए, क्योंकि उस समय का समाज लड़कियों की शिक्षा को अच्छा नहीं मानता। लेकिन उन्होंने एक शुरुआत की, और उस शुरुआत के बाद आज हम देख रहे हैं कि लड़कियां पढ़ाई में भी और हर क्षेत्र में लड़कों के बराबर ही नहीं, लड़कों से आगे हैं। तो इसी तरह से टीम गुरु वंदना का आज का जो प्रोग्राम था कि महिलाओं को, लड़कियों को, बालिकाओं को प्रोत्साहित करें, ये मेरे हिसाब से उसी दिशा में एक कदम है। और आज भी मेरा तो ये मानना है कि हमारे समाज में लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चियों को बराबर का इंसान नहीं समझा जाता, अभी तक नहीं समझा, बिल्कुल नहीं समझा। और हरियाणा में तो सर खास तौर पे हम जैसे एक बेबी गर्ल का और बेबी बॉय का जो रेशो है वो बहुत गड़बड़ा गया था, और इसके कारण यहाँ से प्रधानमंत्री जी को ये योजना शुरू करनी पड़ी थी। तो उसमें जैसे हम पिछले कुछ समय से समाचार पत्रों में देखते हैं, एक लंबे समय तक कुछ सुधार हुआ, बीच में गड़बड़ी भी होने लग जाती है, और MTP किट जो गर्भ निरोधक गोलियां या दवाएं हैं वो भी कहीं न कहीं मिल रही है, एक गिरोह पूरा का पूरा बना हुआ है। तो सर प्रशासनिक स्तर पर इस चीज़ में हमारे प्रशासनिक स्तर से पहले मेरा आपको ये कहना है कि इसके कारण को समझने की ज़रूरत है। जी, हम लड़कियों को बोझ क्यों मानते हैं, लड़की को पैदा क्यों नहीं होने देना चाहते समाज के स्तर पे? होना चाहिए बड़े पैमाने पे, हमारे ग्रामीण चौपालों पे। प्रशासन अपनी जगह ठीक है, प्रशासनिक काम तो होना ही चाहिए, लेकिन लोग लड़कियों को चाहते क्यों नहीं, पैदा क्यों नहीं होने देना चाहते, उसके कारणों पे हमें विचार करना चाहिए। मेरे हिसाब से उसके जो मुख्य कारण हैं, लड़की को आज भी घर में बोझ समझा जाता है। उसके दो ही कारण हैं। एक तो जो हमने, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि खानदान की जो इज्जत है, जी जी, उसका सारा बोझ हम लड़की और बहुओं पे टिका देते हैं, और लोगों को लगता है कि हमारे खानदान की इज्जत ना खराब हो जाए लड़की से। किसी लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती कर ली किसी लड़के ने, तो कौन गुनहगार है? जिसके साथ ज़बरदस्ती हुई है वो, या जिसने ज़बरदस्ती करी है वो? जिसने ज़बरदस्ती की है वो जिम्मेदार है, और जिसने इस तरह के संस्कार उसमें डाले हैं या परवरिश ठीक से नहीं की वो जिम्मेदार है। तो किस खानदान की इज्जत खराब होनी चाहिए? जो कर रहा है सर उसकी होनी चाहिए, जो कर रहा है उसकी होनी चाहिए ना। लेकिन समाज क्या कहता है? ये संस्कार है हमारे कि जी इस खानदान की तो इज्जत चली गई। किस नज़रिए से हम देखते हाँ, हैं उनकी इज्जत क्यों चली समाज में? हाँ, उन्होंने तो कुछ गलत किया नहीं, उनके साथ तो गलत हुआ है। निसंदेह तो, सर, तो इस नज़रिए को तोड़ने की ज़रूरत है। नंबर एक कि खानदान की इज्जत जो है ना अच्छे कामों से बनती है, विक्टिम होने से खानदान की इज्जत नहीं जाती। आप कुछ गलत करते हो तो खानदान की इज्जत है, नंबर एक। नंबर दो, लड़कियों को पढ़ाएं और पढ़ के वो नौकरी करें, बराबर का पैसा कमाएं, तो लड़कियां फिर बोझ नहीं लगती। आजकल तो बूढ़े माँ बाप बड़ी संख्या है जो लड़कियों के पास रह रहे हैं, लड़कियों के पास रह रहे हैं, बच्चे उनके पढ़ के विदेश में जा रहे हैं। हाँ। या कोई है कि आखिर में तो लड़की ही माता पिता को संभालती हैं। तो सर एक क्वेश्चन और मैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि हमारा ये ग्रामीण परिवेश है और ये जहाँ हम बैठे हैं स्कूल हमारा शहरी परिवेश में आ जाता है, लेकिन दूर दराज के हम जहाँ देखते हैं अगर इंफ्रा को लेकर या अन्य सुविधाओं को लेकर, ग्रामीण और शहरी स्कूलों में सुविधाओं के स्तर पे या अन्य गुणवत्तापूर्ण कार्यों में हम काफ़ी अंतर देख पाते हैं। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप सर एक शिक्षा से लंबे समय से जुड़े रहे हैं? अंतर नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे बराबर हैं, चाहे वो शहर के हों, गांव के हों, अमीर हो, गरीब हो, और सब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये हम सबको कोशिश करनी चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए। हाँ, समाज में हम तो ये समझते हैं सर, समाज
व्यवस्था और सरकार अब जब तीनों मिलकर प्रयास करेगी, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो समाज बदलाव समाज में ही आने के लिए सारे प्रयत्न कर रहे हैं। अगर समाज एक्टिव होता है तो उसमें चेतना जगाने के लिए जो शिक्षक वर्ग है, जो हमारा प्राध्यापक वर्ग है या शिक्षक संघ है या अन्य तरह के संघ जो जनवादी संगठन है, वो इस चीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो एक आह्वान आप समाज से, शिक्षक से और जो टीम गुरु वंदना के जो हमारे योद्धा साथी है, एक आह्वान इस वीडियो के माध्यम से आप करना चाहिए। देखिए, मैं तो जहाँ भी मौका मिलता है शिक्षकों को कहता ही रहता हूँ और ईमानदारी के साथ मैं मानता हूँ कि हमारा समाज कैसा है और कैसा होगा, अच्छा होगा या ख़राब होगा, उसमें सबसे बड़ा जो भूमिका है वो शिक्षक की होती है। जिस समाज के शिक्षक अच्छे होंगे वो समाज निश्चित रूप से भविष्य में अच्छा होगा। और शिक्षकों, क्योंकि शिक्षक सफ़ेद पोस्ट वाइट कॉलर प्रोफेशन में सबसे ईमानदार तबका है जी, इसलिए उनकी बात का असर दूसरे तबकों से ज़्यादा दूर तक जाता है, उनकी कई भी बात ज़्यादा पड़ता है। और दूसरा, क्योंकि शिक्षक का काम ही पढ़ाना है, पढ़ाने का मतलब विचारों का आदान प्रदान है, बच्चों को विचार देना है। और समाज अच्छा या बुरा विचारों से बनता है, केवल अमीरी गरीबी से नहीं बनता। गरीब समाज में भी यदि आपस में प्यार मोहब्बत है, सारे मिलजुल के रहते हैं तो अच्छा समाज है। लोग सारे अमीर हैं लेकिन आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं तो अच्छा समाज नहीं है। तो समाज विचारों से बनता है, विचारों से, और विचार देने का काम सबसे ज़्यादा शिक्षक करते हैं। शिक्षक कर सकते हैं। तो इसलिए शिक्षकों को उनका जो काम है उसके महत्व को कम नहीं देखना चाहिए। उनका सबसे महत्व का काम है। कई बार हम नौकरी करते हुए केवल अपने काम का जो महत्व है उसको भूल जाते हैं, तो उसको ना भूल के हम हमेशा सचेत रहें, शिक्षक सचेत रहे और सचेत रह के समाज को अच्छा बनाने में अपना योगदान दें। और आज का जो कार्यक्रम मुख्य रूप से तो सर जो हमारी बच्चियां हैं उनको ही समर्पित था टीम गुरु वंदना की तरफ से। तो अभी इस क्षेत्र में सरकार के प्रयासों से, आप जैसे अच्छी नीयत के अफसरों के आने से काफ़ी बदलाव हुआ है और समाज और ये व्यवस्था आपका धन्यवाद करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।